उसके बाद के शासक, और बाद में अंतिम शासक बृहद्रथ। इसमें ध्यान दें, अब ये इस समय यानी महाजनपद काल था 600 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व। इससे पहले का थोड़ा सा आप ध्यान दें, आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा था कि मौर्य वंश से पहले के राजवंश पढ़े थे, जैसे कण्व राजवंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो नंद वंश आपने जैसे संस्कृत के अंदर भी आपके नंद वंश है जिसमें धनानंद का वर्णन मिलता है, या इसके। तो अब इससे पहले की बात करें या इसके टाइम की बात करें, इस टाइम भारत की स्थिति क्या थी? तो पाकिस्तान इस समय इसके साथ ही था। इधर से ध्यान दें, आक्रमण होगा, वो आक्रमण किसका होगा? सिकंदर का। अब सिकंदर कौन था? तो सिकंदर यूनान का शासक था, जो राजा फिलिप द्वितीय है उसका पुत्र था, और इसने स्वप्न देखा था संपूर्ण विश्व को विजय करने का, या संपूर्ण विश्व को जीतने का जो स्वप्न देखा था वो देखा था सिकंदर ने। सिकंदर ने विश्व विजेता का स्वप्न लेकर के, ये यूनान से स्टार्ट होता है और ये इधर वाले क्षेत्र को, ईरान, इराक, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को जीतता हुआ कहाँ पहुँच गया? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है? महाजनपदों में आपने पढ़ा है। तक्षशिला कौन से महाजनपद की राजधानी है? तक्षशिला कौन से? रामप्यारी ने क्लास ज्वाइन की थी, तो बताओ तक्षशिला, कमेंट करें। तक्षशिला कौन से महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला कौन से महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। अब यहां पर आपने एक बात को ध्यान रखना है कि गांधार जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी तक्षशिला, और आपने तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे वो आचार्य थे कौन? चाणक्य। चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य। चाणक्य का अलावा एक और नाम भी मिलता है, वो क्या मिलता है? विष्णुगुप्त। लेकिन जो फेमस नाम है वो दो ही हैं, या तो आचार्य चाणक्य या फिर कौटिल्य। जब आचार्य चाणक्य यहाँ के आचार्य हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के, और गांधार महाजनपद हैं, यहाँ का शासक है आम्बिक कुमार, या कुमार आम्भी, या कुमार आम्बिक। अब इस समय आपका जो महाजनपद है वो है मगध, और इस मगध महाजनपद की राजधानी, मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मगध महाजनपद की राजधानी कमेंट करें। हरमानाराम, रामप्यारी। मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र या फिर राजगृह, पाटलिपुत्र या राजगृह। और यहाँ का शासक था वो था धनानंद, जो कौन से राजवंश का है? नंद वंश का। नंद वंश का शासक है, वो अंतिम शासक है ये। वैसे नंद वंश का तो ये तो आपके है ही नहीं सिलेबस में। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद है और अंतिम शासक धनानंद है। धनानंद मगध महाजनपद का या मगध साम्राज्य का क्या है? शासक। इसी समय गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला में तक्षशिला विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसका आचार्य कौन है? चाणक्य, कौटिल्य। और गांधार महाजनपद का शासक कौन है? कुमार आम्बिक या आम्बिक कुमार। तो सिकंदर के समकालीन ये स्थिति थी भारत की। तो देखिए ये आगे हैं इधर, और ये सिकंदर आने की सूचना इनको पहले लगेगी, इनको बाद में।
तो जब सिकंदर विश्व विजेता बनने का सौपन लेकर के संपूर्ण विश्व को जीतने के उद्देश्य से इधर आ रहा है, इस बात का पता चला आचार्य चाणक्य को। तो आचार्य चाणक्य ने क्या सोचा कि जो 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद है वो आपका है मगध महाजनपद। चेतन कुमार लेट ज्वाइन हो रहा है, 5 मिनट लेट हो गया। तो ध्यान दें, इसमें मगध महाजनपद है ये सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यहाँ के शासक के पास में सैन्य शक्ति ज़्यादा है, सैनिक ज़्यादा हैं और धन ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम घनानंद भी है। इतिहासकारों ने इसको धन ज़्यादा होने के कारण धनानंद, तो घनानंद धनानंद एक ही बात है। मगध को उचित समझा किसने? चाणक्य ने, कि अगर इन 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद क्या करेगा? लीडरशिप, यानी धनानंद के नेतृत्व में और सभी महाजनपदों की सेना को एकत्रित करके और एक सशक्त विशाल सेना से अगर सिकंदर का सामना किया जाए तो इसको इस सिकंदर के आक्रमण से भारत को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये जो पूरा प्लान था, इसका पूरा प्रोजेक्ट था आचार्य चाणक्य का, ये लेकर के चाणक्य कहाँ आते हैं? मगध में, धनानंद के पास में। तो धनानंद के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि जय श्री गोयल, धनानंद के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि ये विलासी राजा था, इसलिए इस विलासी राजा ने क्या किया? आचार्य चाणक्य का सम्मान नहीं किया और आचार्य चाणक्य को यहाँ से क्या कर दिया? वापस निकाल दिया। तो ये सब आप धारावाहिक चैनलों में या आपके 6वीं 7वीं में या संस्कृत के चैप्टरों में पढ़ते हैं, जो स्टोरी थी कि धनानंद ने कैसे आचार्य चाणक्य का क्या किया है? अपमान किया है। और यहीं पर आचार्य चाणक्य ने अपनी शिका, यानी चुटिया या चोटी बोलते हैं जिसको हम, उसकी गांठ को खोल करके ये शपथ ली थी कि मैं धनानंद के वंश को समूल, यानी मूल सहित, जड़ सहित नाश करूंगा और यहाँ पर ऐसे शासक को स्थापित करूंगा जो संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र बनाए। ये इतनी स्टोरी हो गई साहब। तो यहाँ तक केवल अपने पास में, इस स्टोरी में अपने पास में क्या प्रश्न बने? एक तो मौर्य वंश का कायम टाइम पीरियड क्या है? 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। सिकंदर ने आक्रमण कब किया? तो ये ध्यान रखना 326 ईसा पूर्व में। ये थोड़ा बहुत है, आपको समझाने के उद्देश्य से हम थोड़ा विस्तार करते हैं, तो वैसे ये 12वीं के लेवल का हो जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि समझना है, अपना उद्देश्य है समझना। तो इसमें जितने प्रश्न बन रहे हैं वो हम आपको नोट डाउन करवा देंगे। अभी हम लिखवाऊंगा मैं नोट्स, तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, आचार्य चाणक्य वापिस चले गए और वापिस जाकर के इन्होंने नौजवान को तैयार किया, उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा देकर के तैयार किया और शिक्षा दीक्षा देकर के तैयार करके किसी से सामना करवाया? सिकंदर से। समझे? लेकिन सिकंदर तब तक यहाँ क्या कर चुका था? सिकंदर तब तक यहाँ कर चुका था, झेलम और चिनाब नदी के बीच में, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा सप्त सिंधु, छोटे में क्यों 9th में पढ़ा होगा, सप्त सिंधु, यानी जो सिंधु सभ्यता में आपने पढ़ा है 7 नदियां इधर से निकलती हैं। सरस्वती है, झेलम है, चिनाब है, व्यास है, रावी है, सतलज है, तो ये नदियां निकलती हैं। तो इन 7 नदियों के समूह को सप्त सिंधु कहते हैं। तो यहाँ पर व्यास और चिनाब और झेलम वाले क्षेत्र में, ऊपरी इस क्षेत्र के अंदर ध्यान दें, यहाँ का प्रदेश था जिसका नाम था पुरु, और यहाँ का जो राजा था उसका नाम था पोरस। तो पोरस शासक, ये अभी चैनल भी आया था धारावाहिक, तो पोरस ने किससे सामना किया? सिकंदर से। और ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि गांधार का शासक आंबिक कुमार है, ये सिकंदर से मिल गया था। तो पहला देशद्रोही कौन है? जयचंद्र नहीं है, आंबिक कुमार है, इसने सिकंदर का साथ दिया है। और राजा पोरस है वो सिकंदर का शत्रु था, इसलिए मित्र का शत्रु
अपना शत्रु, और यहाँ पर इसने इससे युद्ध किया। तो ये 12वीं के क्लास का है, अपने काम का नहीं है, अपन को सीधा सीधा आना है अब मौर्य वंश पर। ये हिस्ट्री थी या स्टोरी थी कि किस प्रकार से मौर्य वंश की क्या होती है, स्थापना होती है। अब देखिए, सिकंदर है राजा पोरस से लड़कर के वापिस चला जाता है। क्यों? क्योंकि सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है, क्योंकि इसको पता चल गया कि हमने बड़ी मुश्किल से क्या किया है, राजा पोरस के साथ में युद्ध जीता है, तो आगे हम मगध तक नहीं जाएंगे। तो सिकंदर है वो यहाँ से वापस लौट जाता है, और वापस लौटते समय इसकी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया में सिकंदर की तो हो गई मृत्यु। तो सिकंदर का चैप्टर समाप्त। सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर सिकंदर, एक तरफ मैं सिकंदर का लिख रहा हूँ, सिकंदर के अपन को 2 डाटा याद करने हैं। एक तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में अटैक किया और वो वापस लौट गया। इसके बाद में यहाँ पर सिकंदर की मृत्यु के बाद में शासक बनता है, वो बनता है आपका सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर शासक बना, इसका उत्तराधिकारी बना सिकंदर का। और यहाँ पर नंद वंश के धनानंद के नंद वंश को समाप्त करके, समूल नष्ट करके, और यहाँ पर स्थापना हो गई मौर्य वंश की। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसी साल प्रश्न पूछा गया बेटा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? तो ध्यान दें, आप गुप्त वंश में भी चंद्रगुप्त आएंगे, लेकिन उनके मौर्य नहीं लगा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य अब कब हुई? प्रश्न पुटअप हो सकता है कब की गई? तो 323, कुछ किताबों में 322 लिखा हुआ है, एक ही बात है। और इसका शासनकाल 185 तक। अब बात करते हैं कि इसका खुद चंद्रगुप्त जो राजा बना है, इसका शासनकाल क्या था? तो 323 में तो ये बन ही रहा है। और ईसा पूर्व, ध्यान रखना है, प्राचीन इतिहास में ईसा पूर्व आपको लगाना होगा केवल पहले पार्ट में, और 298 ईसा पूर्व। अब जिन बच्चों को ईसा पूर्व नहीं समझ में आई है, उनके ये रहेगा सर ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, हिसाब से तो यहाँ पर शासक बनेगा, यहाँ पर मृत्यु होगी। लेकिन ईसा पूर्व वाली क्लास आपको देखेंगे तब ही ये बात समझ में आएगी। महिपाल सिंह, कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो कमेंट कर सकते हैं, आपको चैप्टर से रिलेटेड, जो अपना मौर्य वंश से रिलेटेड यहाँ तक समझ में आ रही है तो ओके लिख दें, ओके ओके। अब देखिए, इसमें मौर्य वंश की स्थापना हमने कर ली है, और इसके संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना कर ली, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर शासक बन गए। लेकिन शासक बनने के बाद में देखो यहाँ पर क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर एक बार फिर सिकंदर का मुकद्दर कौन करेगा पूरा? तो वो करेगा सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व के अंदर क्या कर दिया, यहाँ पर वापिस आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के अंदर सेल्यूकस निकेटर हारता है, चंद्रगुप्त मौर्य जीतता है। इस विजय के बाद में सेल्यूकस निकेटर को क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। और उस संधि के बाद में यहाँ पर इसने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और जो सिकंदर यहाँ वाले क्षेत्र जो जीत करके गया था, काबुल, खंदार, मकरान वाले क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या करने पड़े? वापिस मौर्य शासकों को या चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। इसलिए आपका काबुल, खंदार से लेकर के कर्नाटक तक, और पश्चिम में आपका यहाँ तक बंगाल वाले क्षेत्र तक क्या हो गया है, पूरे भारतवर्ष के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो गया। अखंड भारत की स्थापना जो इनके गुरु का सपना था आचार्य चाणक्य का, वो इन्होंने पूरा किया। और देखिए यहीं पर ये जो संधि करता है, और संधि के बाद में इसकी तरफ से, चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए जाते हैं, और उनके द्वारा वैवाहिक संबंध स्थापित किया जाता है।
और यहाँ पर अपना एक राजदूत भेजते हैं ये, और उस राजदूत का नाम क्या है? मेगास्थनीज। आपने नाम सुना है, या हम जो प्रार्थना में प्रश्न लिखते हैं तो वहाँ पर आपने जो जो प्रश्न लिखे हैं ये प्रश्न कहाँ से है वो सब क्लियर हो जाएंगे आपके अब, क्योंकि मेगास्थनीज। ध्यान दें, मेगास्थनीज की रचना क्या है? इंडिका। ये वही मेगास्थनीज है। तो आपको ये प्रश्न तो याद ही है कि इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। तो ये यहाँ पर आया था। थैंक यू सबको। ओके, समझ में आ रहा है अब तक? तो अब देखिए, यहाँ पर जो संधि हो जाती है और इनका राजदूत आ जाता है, और यहाँ तक पूरा काम सही। और सही चलने के बाद में अंत समय किसका आता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। 298 ईसा पूर्व के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या कर लिया जाता है? जैन धर्म ग्रहण कर लिया जाता है। ध्यान दें, जो मौर्य वंश का प्रथम शासक है वो जैन धर्म ग्रहण करेगा, और जो तीसरा शासक है यानी इसके बाद में बिंदुसार आएगा, उसके बाद में अशोक, वो बौद्ध धर्म ग्रहण करेगा। तो जैन धर्म भद्रबाहु से दीक्षा ली थी। जैन गुरु थे भद्रबाहु, और भद्रबाहु से दीक्षा लेकर के संलेखना विधि, वर्तमान में ये नहीं चलती है बेटा, क्योंकि आपने संलेखना आपने 9th में पढ़ा है कि संविधान अपना को क्या देता है? राजनीति के चैप्टर में पढ़ा होगा, जीने का अधिकार देता है, मरने का नहीं। अगर आप मरने की कोशिश करते हैं, कहीं पर भी आपने अगर सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो फेल हो गया, कि आपने पंखे से फांसी खाने की कोशिश की और वहाँ फांसी खाते समय या तो रस्सी टूट गई या पंखे को साथ लेके गिर गए, पंखा है वो टूट के गिर गया, और इस बात की अगर किसी को पता चल जाए, पुलिस को या आपके पड़ोसी को, तो आपके ऊपर क्या हो सकता है? केस हो सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान आपको क्या देता है? जीने का अधिकार देता है, मरने का नहीं। मर नहीं सकते हम। सीरियस केस में कई बार क्या होते हैं, कई बहुत भयंकर बीमारी से, या जैसे रीढ़ की हड्डी टूट गई तो भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, उनको भी कोर्ट से अपील करनी पड़ती है कि मैं स्वयं की इच्छा मृत्यु करना चाहता हूँ, फिर भी अब तक हमारे देश में ऐसी कभी भी परमिशन नहीं मिली है। तो ये जैन धर्म में चलता है। क्या चलता है? जैसे अब देखिए, अपने भी जो जीवित समाधि लेते थे, यानी खड्डा खोद करके, और जो गुरुजी, बाबा जी, महाराज जी जो भी होते थे वो जीवित समाधि लेते थे, तो वर्तमान में ये भी बैन है, ऐसा नहीं कर सकते। जैन धर्म में संलेखना विधि में क्या किया जाता है? बिना अन्न और जल ग्रहण किए रहना होता है। यानी जैन धर्म का मानना है कि अपने आप को कष्ट दे करके ईश्वर को समर्पित करना। तो ये संलेखना विधि से क्या कर लेते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य अपना शरीर त्याग देते हैं। तो 298 ईसा पूर्व में एक जगह है श्रवण बेलगोला, मैसूर कर्नाटक में, श्रवण बेलगोला, और वहाँ पर क्या कर देते हैं? ये 298 ईसा पूर्व में अपना शरीर उपवास विधि से त्याग देते हैं। आप उपवास लिख सकते हैं, संलेखना आपको याद नहीं रहे तो उपवास विधि से। ये थे अपने मौर्य वंश के प्रथम शासक। एक साथ ही अब बिंदुसार, अशोक पढ़ा दूंगा बेटा तो आपके और लेप हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है, जब आपने जो महाजनपद का जो होमवर्क किया था उसके आगे लिख सकते हैं, अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छी है, और या फिर आप रफ कार्य में लिख सकते हैं, हेडिंग लगाएं, इसमें कमेंट करें। लिखना आपने स्टार्ट कर दिया तो मैं लिखना स्टार्ट करवाऊं, नोट्स लिखाना शुरुआत करवाऊं, तो फिर पेन कॉपी निकालिए और लिखिए। लिखना शुरू कर रहे हैं तो कमेंट करें। ओके, चलिए, तो अपन को हेडिंग डालनी है मौर्य वंश या मौर्य काल। मैं साथ फिर भी बोर्ड पे लिखवा दूंगा। हाँ ठीक, ओके। तो साथ में मैं अब आपको वापस से ये मैं मिटा रहा हूँ, ये अपना समझने के लिए था।
चलिए हेडिंग लगाइए मौर्य वंश। मौर्य वंश, मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड है वो होगा आपका 323, इसमें इसे लिखें फर्स्ट लाइन में ही, इसका मौर्य वंश का शासनकाल लिख सकते हैं अभी आप, इसका समय तो वो होगा आपका 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। तो आपने पढ़ा है प्रार्थना में हम जो प्रश्न लिखते हैं वो लिखते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या, तो वो 185 में होती है। हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग। तो वो ये प्रश्न है वो आपके यहाँ सब क्लियर हो जाएंगे। लिख लिया। अब इसमें आपको लिखना है पहला शासक है, और पहले शासक की आपको हेडिंग लगानी है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल आपको लगाना है 323 में ये संस्थापक है, तो इसलिए 323 से शुरू होगी और 323 से लेकर के ये 298 ईसा पूर्व में, यानी मात्र 24 वर्ष की उम्र। 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया है? उम्र पूरी नहीं है, 24 वर्ष शासन करते हैं। तो इसमें अब लिखें, इतना लिखने के बाद में आगे लिखें, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखें। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने, आराम से मैं एक लाइन को 2 बार बोलूंगा, आप लिख लें। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, अब चाणक्य के मैंने आपको तीनों नाम बताए हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, की सहायता से, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक, क्लियर, ओके, हाँ सर, ओके, हाँ, ठीक, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को, या धनानंद जो भी है, धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। आगे लिखें, सिकंदर की मृत्यु के बाद, सिकंदर की मृत्यु के बाद, सिकंदर की मृत्यु के बाद 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, ये क्या है? सिकंदर का उत्तराधिकारी है, सिकंदर के बाद में शासक बनता है। तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस, सर पूरा वापस बोलो, पूरा वापस बोलता हूँ, देखो। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। इसके पश्चात, या लिख सकते हैं सिकंदर के पश्चात या सिकंदर के बाद में 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने, 305 ईसा पूर्व में
सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया, जिसमें सेल्यूकस की पराजय हुई। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की पराजय हुई। और इस युद्ध के पश्चात संधि होती है, संधि का नाम नहीं मिलता अपन को, संधि होती है लिख लिया, जिसमें इस युद्ध के पश्चात संधि होती है, जिसमें सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह है। इस युद्ध के पश्चात संधि होती है, जिसमें सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। अब देखिए, इसमें अपन को जिस बात पे ध्यान देना वो बात है बेटा राजदूत। राजदूत कौन आएगा? सेल्यूकस ने राजदूत के रूप में, अगली लाइन लिखें, सेल्यूकस ने राजदूत के रूप में मेगस्थनीज को, गौरव, पिंकी, माली अब जुड़ रहे हैं और बहुत से बच्चे पहले जुड़ चुके थे। हमने तो पूरा पढ़ लिया, अब नोट्स लिख रहे हैं बेटा जी। तो इसमें लिखे, क्या लिखा था? आपने विवाह कर लिया, तो सेल्यूकस ने राजदूत के रूप में मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज को नाम लिख लें, गलत नहीं लिखना है, मेगस्थनीज। कई जगह मेगास्थनीज लिखा होता है, वो एक ही बात है। मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। आगे लिखें इसमें, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा है? मेगस्थनीज को। तो मेगस्थनीज की रचना क्या होगी? लिख लें, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। किसने? मेगस्थनीज ने। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसमें लिखे आगे, लगभग 24 वर्ष शासनकाल करने के पश्चात, 24 वर्ष हो गए ना? 24 वर्ष शासन करने के पश्चात, 23, 24, 25 हो रहे, ठीक। पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने राज सिंहासन त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु
से दीक्षा ली। जैन मुनि यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? जैन धर्म। जैन धर्म। ओके ओके ओके, ठीक है। तो लिखें, हाँ इसमें मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 24 वर्ष तक शासन काल करने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने राज सिंहासन त्याग कर जैन मुनि भद्रभाव से दीक्षा ली। जैन मुनि भद्रभाव से दीक्षा ली। और श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला यहाँ दिखाई दे रहा आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ श्रवण बेलगोला। श्रवण लिख लें, फिर बेल लिख लें, फिर गोला लिख लें। श्रवण बेलगोला जो कहाँ पर है? मैसूर में। कोष्टक में आप लिख सकते हैं मैसूर में जाकर के। यहाँ पर जो चंद्रगिरी पहाड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है अपन को, मैं जो बोल रहा हूँ उतना ही लिख लें। श्रवण बेलगोला कोष्टक में मैसूर लिख लें। में जाकर के 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। अब इसमें आप ये तो लिख ही लिया, और वैसे आपको पता है तो बीच में लिखने की जरूरत नहीं है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र, कमेंट करो चलो। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? लिख लिया पूरा? पूरा लिख लिया तो एक बार कमेंट बॉक्स में है अर्थशास्त्र किसकी रचना, उत्तर दिए। हाँ, 1 2 और लिखो लिखो। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? हाँ सही है, सही है। रामप्यारी, चेतन, ठीक है। कौटिल्य, चाणक्य, जो भी है, क्योंकि वही एक ही आदमी के नाम है ये। कौटिल्य कह दो, चाणक्य कह दो, शाबाश शाबाश। दूसरा, मेगास्थनीज की रचना का नाम बताइए। मेगास्थनीज की रचना का नाम बताइए। मेगास्थनीज की रचना, शाबाश शाबाश। जय श्री राम प्यारी, चेतन, इंडिका इंडिका इंडिका। हाँ, नंदवंश के अंतिम शासक का नाम बताइए। नंदवंश के अंतिम शासक का नाम। नंदवंश के अंतिम शासक का नाम बताइए। नंदवंश के अंतिम शासक। नंदवंश के अंतिम शासक, शाबाश। लिखो लिखो। चेतन, जयश्री और शाबाश शाबाश। धनानंद, धनानंद। तो आज का हम एक ही शासक पढ़ेंगे, कल अपना 2 शासक हो जाएंगे। बिंदुसार हो जाएगा और सम्राट अशोक हो जाएगा। बाद में आएगा अपना मौर्य वंश का प्रशासन, और बाद में आएगा अपना गुप्त वंश। तो हम रोज की एक क्लास ज्वाइन करेंगे। सुबह सुबह अपनी क्लास होगी 8 बजे। 8 बजे सभी को रोज क्लास ज्वाइन करनी है। क्लास में अगर आप लेट आए तो ध्यान रखना, बाद में अच्छी बात नहीं होगी, ब्लॉक कर दिए जाओगे आप। क्लास, कोई भी क्लास हो, लाइव क्लास चल रही है, उसको आप तुरंत ज्वाइन करें। 1 मिनट पहले तैयार मिलने चाहिए। आज के लिए इतना ही। एक बार दोबारा से आप रिपीट करेंगे और लिख लेंगे अच्छे से। होमवर्क तो क्या है, इसी को याद करना है। कल जब हम स्टार्ट करेंगे क्लास, तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर से 10 प्रश्न पूछूंगा। कौन कौन से? महाजनपद वाले से और चंद्रगुप्त मौर्य से। इन दोनों से, दोनों टॉपिक से आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको कमेंट करके बताने होंगे। और ये आपका आज का यही होमवर्क है आपका। आपको दोनों टॉपिकों से याद करना है।
महाजनपद और उनकी राजधानियां तथा चंद्रगुप्त मौर्य। कल आपको लाइव स्टार्ट होते ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि होमवर्क में तो हमने नोट्स लिखवा दिए। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लासें साइंस और इंग्लिश, आज तो साइंस की तो कल होगी, हिंदी इंग्लिश की हो सकती है आज, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। बाकी का आप स्टडी मटेरियल में जाकर के अच्छे से पढ़ें, देखें। और किसी को डाउट है तो कोई कमेंट कर दें। ओके, बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने, वेल डन, बहुत ही अच्छा, शाबाश। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।